बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोटोन एकेडमी। हम क्लास 9 की फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं, डायनामिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल 3.5 और 3.6 को सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास पेज नंबर 76 और 77 के ऊपर जो है शॉर्ट क्वेश्चन हैं और ये एक्सरसाइज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, इनके अंदर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा जो आंसर है वो ठीक है और कौन सा आंसर ठीक नहीं है। तो इसके लिए, इसके सोल्यूशन के लिए अभी मैं आपके साथ नोट्स शेयर करता हूँ, जिसके अंदर मैंने प्रॉपर रीजनिंग के साथ ये जो सारे हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व किया है। और उसके साथ ही जो हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके जो नोट्स हैं वो भी, कि अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से कोई आए तो आपने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो भी मैं आपके साथ नोट शेयर करता हूँ और फिर हम जो है इनको डिस्कस करते हैं। बस नोट्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनको हमने जो है एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है। फर्स्ट जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी अगर आप स्टेटमेंट देखें, सो इसमें है व्हेन वी किक अ स्टोन। जब हम एक स्टोन को किक करते हैं, मतलब एक पत्थर है, अगर हम उसको किक करें, वैसे तो हम करते नहीं हैं, पर अगर कोई बंदा जो है एक पत्थर को किक कर देता है, वी गेट हर्ट, तो हमें दर्द होता है। वी गेट हर्ट, मेन बात यहाँ पे ये है कि हमें दर्द होता है। वो किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से होता है? सो ये इनर्शिया की वजह से है, वेलोसिटी की वजह से है, मोमेंटम की वजह से है, या रिएक्शन की वजह से। तो देखें, जब हम किसी स्टोन को हिट करते हैं तो बेसिकली ये हमारा एक्शन होता है स्टोन को हिट करना, और उसके रिएक्शन में स्टोन भी एट द सेम टाइम हमारे ऊपर रिएक्शन करता है, और रिएक्शन की वजह से ही हम लोग जो हैं वो हर्ट होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो इनर्शिया है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी मोशन की हालत या रेस्ट की हालत में चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेटमेंट के मुताबिक, वो ये है कि हम लोग जो है वो हर्ट होते हैं, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से हम लोग हर्ट नहीं हो रहे, हम लोग किसकी वजह से हो रहे हैं हर्ट? रिएक्शन की वजह से, ठीक है। जो स्टोन का रिएक्शन है, जो हमने उसको किक किया, ये हमारा एक्शन था, और उसके रिएक्शन में जो है वो स्टोन ने भी हमारे पाँव को हिट किया है, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो हर्ट हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज बेसिकली रिएक्शन, और ये जो है ये डी ऑप्शन है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। नीचे जो है ये देखें, ये मैंने रीज़न भी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, the stone applies an equal and opposite force back on your feet causing pain। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से हम लोग जो है वो हर्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो वो क्या है? An object will continue its motion with constant acceleration until। अब ये जो है बड़ा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन था। यहाँ पे जो मेन वर्ड, अगर आप इसको बड़े गौर से देखना है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसमें वो क्या बनता है? पहला जो है ये देखें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज। ये बेस्ट जो है, ये करीब करीब आंसर था जो मैंने टिक किया है, और यही जो है ये करेक्ट आंसर बनता है। दूसरा था द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अगर तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक हो गया। तो ये जो है ये आंसर ये ठीक नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि बी आंसर जो है वो करेक्ट है। उसी तरह से सी ऑप्शन में देखें, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू इंक्रीज। अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। सिमिलरली द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एट द राइट एंगल टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये भी जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज। अब ये क्यों करेक्ट है, इसको जो है वो नीचे रीजन भी लिखी गई है, देखें। अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होगी तो फिर ही जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट। इफ फोर्स डिक्रीजेस, अगर फोर्स जो लग रही है वो डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हमने इसका आंसर लिखा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड देखें, इफ फोर्स बिकम जीरो। अगर फोर्स जीरो हो जाए, जैसे कि ये सेकंड ऑप्शन में कहा था द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट जीरो, अगर फोर्स जीरो होती है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है,
ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज एज कांस्टेंट वेलोसिटी, पर हमें ऊपर कहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इस जो है वो स्टेटमेंट में के मुताबिक हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है 3.2 का, वो बनता है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, ए ऑप्शन, और ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो 3.3 क्वेश्चन, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग जो है वो एमसीक्यूज हैं, इसलिए इनको जो है हमें डिटेल से डिस्कस करना पड़ रहा है। तो 3.3 देखें, उसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत आसान है, इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, ठीक हो गया। तो देखें कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, ऐसी फोर्सेस एक बॉडी जो दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है जब उनके दरमियान में कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, ठीक हो गया। तो उस टाइम जो फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन की फोर्स है, तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ जो है वो एक बॉडी दूसरी के ऊपर स्लाइड करती है, कनेक्शन में आते हैं, तब फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो एयर रेजिस्टेंस में भी दो बॉडीज जो है वो कनेक्शन में आती हैं, इन कॉन्टैक्ट आती हैं, तब जो है वो एयर फ्रिक्शन भी होती है। और टेंशन की फोर्स जो है स्ट्रिंग के अंदर, वो भी जो है वो किसकी वजह से होती है, हमने जो है वो रस्सी को किसी बॉडी से बांधा होता है, तो उनके दरमियान में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जैसे आपने मैग्नेट्स को देखा होगा, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अंदर जो है कोई बॉडीज के दरमियान कॉन्टैक्ट नहीं होता, फिर भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे कि इसकी मिसाल आप ले लें कि अगर हम एक जो कॉम है उसको अपने बालों में रब करने के बाद जो पीसीज, छोटे छोटे पेपर के पीसीज होते हैं, उनको उसके करीब लेके आए, तो वो जो है कॉम उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमें कोई कनेक्शन फिजिकल नज़र नहीं आ रहा होता, फिर भी हम लोग जो है वो वहाँ पे फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये नॉन कॉन्टैक्ट है, हमने ये पीछे चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे जो है वो रीज़न लिखी हुई है, सिंपल सा था। उसके बाद नेक्स्ट देखें 3.4 है, अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p, एक बॉल है जिसका शुरू में मोमेंटम जो है वो p है, हिट्स अ वॉल एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। अब जब वो बॉल जो है वो बाउंस बैक एक वॉल से टकरा के वापस आएगी, तो उसकी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके साथ भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। सो इट्स फाइनल मोमेंटम विल बी, तो फाइनल मोमेंटम जो होगा p डैश से हमने उसको शो किया हुआ है, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस p के, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। यही रीजन नीचे लिखी है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज रिवर्स सो मोमेंटम बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। सो ये जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद 3.5 देखें, 3.5 में है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स विद एन अदर एट रेस्ट, ठीक है। एक जो है पार्टिकल है जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और वो एक और मास के साथ टकराता है जो पहले रुका हुआ है। तो जब वो कोलाइड करेगा, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट पार्टिकल्स वेलोसिटी, जो टकराने वाला है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। ये आपने देखा होगा जब हम लोग स्नूकर गेम खेलते हैं, तो उसके अंदर अगर जो है एक बॉल पहले जो है वो रुकी हुई है, उसको हम लोग जो है दूसरी बॉल से स्ट्राइक करते हैं, तो जो स्ट्राइक करने वाली बॉल होती है वो रुक जाती है, और जिसको उसने जाके कोलाइड किया होता है वो बॉल जो है वो आगे मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यही जो है जो बॉल टकराई है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसकी जो है वो रीज़न भी लिखी होगी जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ये इसकी रीज़न है कि क्यों जो है इन इलास्टिक कोलिजन, अगर हमारे पास कोलिजन क्या हो, इलास्टिक collisions of equal masses, the moving object transfer its velocity to other, तो ये अपनी सारी की सारी वेलोसिटी जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वलेंट टू, ठीक है। तो जो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है, ये बेसिकली जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एक्शन और उसके रिएक्शन की ये बात करता है। तो ये जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कंजर्व मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व किसकी वजह से होता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस की वजह से। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7.3। इसके अंदर क्या है, a 5 kg ऑब्जेक्ट मूव्स विद 10 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 10 meters per second. A force acts for 5 seconds and give it 2 meters per second velocity. उसके ऊपर फिर फोर्स लगती है और उसकी वेलोसिटी जो है वो -2 meters per second हो जाती है। The force is, अब ये फोर्स फाइंड करनी है, तो हम लोग जो है नीचे जो है ये मैंने सॉल्व किया है। ये जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है वो कितनी है, -12 meters per second। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखें ये जो थी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, -2 मीटर्स पर सेकेंड, और ये वाली जो वेलोसिटी है 10, ये कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो -2 में से जब -10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमने जो है इसमें क्या फाइंड करना है, द फोर्स इज, फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड आउट, क्योंकि फोर्स के फार्मूला के अंदर हमारे पास आता है F = ma, तो हमने जब फोर्स को फाइंड करना है तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन, ये जो है ये एक्सेलरेशन कुछ होकर है, और एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 12/5, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो हमारे पास कितना था, तो ये जो है यहाँ से हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी, 2.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से फोर्स जो है, क्योंकि हमारे पास एम ए के इक्वल होती है, तो यहाँ से हम जो है एम जो मैस है वो ये है, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 2.4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाता है -12, ठीक है, -12 न्यूटन। तो जो करेक्ट आंसर बनता है इसका वो कितना है, -12 न्यूटन। नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3.8। A large force acts on an object for a very short time. What is easy to determine? कौन सी चीज़ जो है वो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर एक बहुत लार्ज फोर्स किसी बॉडी के ऊपर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लग रही है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना, टाइम इंटरवल फाइंड करना, क्योंकि टाइम बहुत बहुत शॉर्ट है। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये जो है ये हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इम्पल्स, इसको इम्पल्स भी बोलते हैं। इसकी रीज़न हमारे पास क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, इम्पल्स विच इज़ मेजरेबल। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट है ये, अ लुब्रिकेंट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज, ये क्या करता है लुब्रिकेंट, ये जो है प्रिवेंट करता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सर्फेसिस। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और इसकी रीज़न देखें, इट फॉर्म्स अ लेयर बिटवीन सर्फेसिस एंड रिड्यूसेस रेजिस्टेंस। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारे पास हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन में बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको हमने जो है एक दो लाइन में ही इसका शॉर्ट आंसर लिख देना है। अब फोर्स जो है वो क्या क्या चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है इन ए बॉडी। ये जो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। ठीक हो गया। तो फोर्स जो है या तो किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकती है, ठीक है, या रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकती है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, या फिर अगर फोर्स अप्लाई हो तो वो किसी बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, बहुत आसान आसान है ये, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की जो है वो 5 एग्जांपल्स हमने लिखनी है। तो फ्रिक्शन जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, टेंशन जो है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस और अप्लाइड फोर्स, ये सारी की सारी जो हैं ये हमारे पास कौन सी हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बुक के लास्ट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, यहाँ पे मैंने जस्ट जो है वो 5 लिखी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो 3.3 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट जो है फ्री स्पेस के अंदर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी, कितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री स्पेस के अंदर मूव, क्योंकि फ्री स्पेस आपको पता है फ्री स्पेस के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं होता जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सके। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है जब तक कोई और बॉडी उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाती। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसका आंसर ये होगा, द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है, वो जो है विल मूव फॉर एवर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। और यही जो है ये प्रिंसिपल है जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो टेलीस्कोप हमने लॉन्च किए हुए हैं, उनका कोई इंजन नहीं होता, एक बार उनको स्पेस के अंदर लॉन्च कर दें तो वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं विदाउट इंजन, और ये तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कोई और ऑब्जेक्ट आके उनके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलते हैं 3.4 क्वेश्चन, डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। When a large force acts on a body for a very short interval of time, then the product of force and time is called impulse। और ये impulse जो होता है ये हमारे पास क्या है, it is equal to change in momentum of a body। impulse का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, force multiply time, F multiply t, और इसको हम इक्वल लिखते हैं change in momentum per unit time। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है 3.5 है, वाई इज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम ज़मीन के ऊपर प्रूव क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़मीन जो है यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो बात करता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, सो यही यहाँ पे रीज़न लिखी है, because air resistance and friction are always present on earth preventing motion without external forces। यहाँ पे external forces होती हैं जिसकी वजह से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसको प्रूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन 3.6, व्हेन सिटिंग इन अ कार विच सडनली एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। आप इमेजिन करें कि आप एक कार में बैठे हैं और वो कार जो है वो सडनली जो है बड़ी तेज़ी से आप लोग चलाते हैं, तो क्या होता है, यू आर पुश्ड बैक, तो आप सीट की तरफ जो है वो खींचते हैं पीछे की तरफ। वाई, उसकी रीज़न क्या होती है, इनर्शिया। ठीक है, व्हेन अ कार सडनली एक्सेलरेट्स ड्यू टू इनर्शिया आवर बॉडी रेजिस्ट मोशन, तो हमारी बॉडी जो है वो उस मोशन को, सडन मोशन को रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है, और उसको अपोज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में करती है। अगर कार आगे की तरफ मूव करती है तो हमारी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। द कार पुशेज आवर बॉडी फॉरवर्ड, वी फील बैकवर्ड पुश, और हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद उसको रेजिस्ट करने के लिए पीछे की तरफ आ जाती है मोशन को। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 3.7। 3.7 जो है इसकी स्टेटमेंट देखें, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ इज अ नेट फोर्स, व्हाई इट इज सो। ये नेट फोर्स क्यों होती है? ठीक है, व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, अगर एक बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करती हैं एट वंस, एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, देन द नेट फोर्स डिटरमाइंस एक्सेलरेशन। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो नेट फोर्स की बात करेंगे कि जो जब बॉडी के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करें तो उन सारी फोर्सेस का सम जो है वो क्या बन रहा है, उसी से हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 3.8 है, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद एंड विदाउट व्हील्स, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें जिसको टायर लगे हुए हैं, और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको टायर नहीं लगे हुए, आप ये समझ लें कि एक चेयर है, एक चेयर ऐसी है जिसके नीचे जो है वो टायर्स लगे हुए हैं, रोलिंग टायर्स लगे हुए हैं, और एक चेयर ऐसी है जिसके अंदर रोलिंग टायर्स नहीं लगे हुए। तो किस चेयर को पुश करना आसान है और वो आसानी से मूव कर सकेगी? जिसको ऑब्वियसली जिसको टायर लगे हुए हैं। इट मूव्स ईजियर व्हेन रोलिंग, जब टायर लगे होंगे तो वो रोल करेगी, तो वो आसानी से मूव कर सकेगी। विच शोज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, या आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड होते हैं, तो उन बेड्स को जो है वो मूव करना होता है, तो उनके नीचे जो है वो टायर लगे होते हैं। और हमारे घरों के अंदर जो बेड है वहाँ पे कोई टायर नहीं होते, तो उनको मूव कराना बहुत मुश्किल होता है, बट जिनके साथ टायर लगे होते हैं उनको मूव कराना आसान होता है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लेस होती है एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 3.9, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जब हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, तब भी मैंने आपको नोट्स के में प्रोवाइड किया था, यहाँ भी है। डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो सिंपली हम लोग कहेंगे द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट रीचेज, जब उस ऑब्जेक्ट की, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन की तरफ नीचे को गिर रहा है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर अचीव कर ले व्हेन एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, अ पैराट्रोपर व्हेन फॉल्स फ्रॉम, जब वो किसी जो है वो हाइट से जंप करता है या किसी जेट से जंप करता है, तो जब वो पैराशूट को ओपन करता है तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे मूव करता है, जिसकी वजह से वो हर्ट नहीं होता और आसानी से लैंड कर जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप। मतलब एक एस्ट्रोनॉट है और वो अपनी स्पेसशिप से कहीं दूर गया हुआ है, बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, और वो अपनी स्पेसशिप को वापस आना चाहता है, और उसका जो हैंड के अंदर जो है वो छोटा सा रॉकेट होता है, तो वो किस डायरेक्शन में रॉकेट को फायर करेगा, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही फायर, तो वो उसको किस डायरेक्शन में फायर करना चाहिए। According to Newton's third law of motion, Newton's third law of motion के according, he should fire the hand rocket in opposite direction of spaceship to return to his spaceship. तो उसको जो है अगर स्पेसशिप की तरफ वापस आना है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, बट ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। तो अगर वो हैंड रॉकेट को जो है वो आगे की तरफ जो है वो फायर करेगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि ही शुड फायर द हैंड रॉकेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द स्पेसशिप।
स्पेसशिप के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको फायर करना पड़ेगा, इसी वजह से वो जो है वो अपनी स्पेसशिप की तरफ वापस जा सकेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम स्पेसशिप जो है उसको रॉकेट फायर करना पड़ेगा, और जब वो रॉकेट फायर करेगा उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स स्पेसशिप लगेगी और वो स्पेसशिप पे वापस आ सकेगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन जो है 3.10। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की जो है वो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।